फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रखर सामाजिक नेता महावीर सिंह जी सरवड़ी। आप क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख पद पर हैं और साथ ही प्रताप फाउंडेशन के संयोजक हैं, जो कि आनुषंगिक संगठन क्षत्रिय युवक संघ का कहा जाता है। देश भर में और विदेशों में भी क्षत्रिय युवक संघ की कई शाखाएं हैं और कहा जा सकता है कि एक विराट सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। महावीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है कि प्रताप फाउंडेशन के आप संयोजक हैं, जो कि उस पॉलिटिकल विंग को देखता है जो कहा जा सकता है कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखती है। तो किस तरह से अब जो चुनाव है राजस्थान में, प्रताप फाउंडेशन की क्या भूमिका रहेगी, किस नज़रिए से आप इस पूरे प्रताप फाउंडेशन के विचार को सामने रखेंगे? पहली बात तो प्रताप फाउंडेशन बना कैसे। क्षत्रिय युवक संघ जो है वो तो ऐसी संस्था है जो बच्चों में संस्कार निर्माण का काम करती है, और बच्चे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तब जाके वो दिखता असर कुछ। तो 75 साल की जो कमाई थी वो हमने अभी देखी 2021 दिसंबर में कि कितना व्यवस्थित कार्यक्रम था, कितना अनुशासित था। ये सब वो क्षत्रिय संघ की कमाई थी। लेकिन जब ये चारों तरफ फैल रहा था, जब समाज के जो लोग थे उनका कहना ये था कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन आज तो राजनीति इतनी हावी हो गई है कि राजनीति में अगर हम कदम नहीं रखें तो हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, और हमारे ऊपर तो अत्याचार होंगे तो भी कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। बेसिकली जो क्षत्रिय संघ के लोग हैं वो राजनीति में नहीं है, लेकिन मदद करें तो कैसे करें। इसलिए कुछ राजनेताओं से भी बात हुई, सामाजिक नेताओं से भी बात हुई। तब ये हुआ कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लाभ हमको मिले चुनाव में तो हम ज़्यादा जीत सकते हैं। तब उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया, वो उसका नाम है प्रताप फाउंडेशन, जिसमें पहले तो ट्रेनिंग दी गई लोगों को कि प्रत्येक ज़िले में से सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके 2-2 दिन साथ रख के कि एक दूसरे के विचार पहले तो आप प्रकट करो और कॉमन बात निकालो, और फिर जो जीतने के तरीके हैं वो क्या है कि आप कम से कम वोट तो दो, बिना वोट दिए तो जीत नहीं सकते। और हमारे समाज की उस समय तक स्थिति ये थी कि महिलाएं वोट डालती नहीं थी, तो फिर आपके आधे वोट तो वहीं पड़े रहते हैं। तो लोग पूछेंगे क्यों आपको, पॉलिटिकल पार्टी भी आपकी पूछ क्यों करेगी। इसलिए सब डालो, जिसका नाम 18 साल बाद में आ जाना चाहिए वोटर लिस्ट में, वोट करवाओ। दूसरा, एक तरफा वोट डालो, तब आपके समाज की पूछ होगी, वरना नहीं होगी। तब लोग भी, पॉलिटिकल पार्टी भी ये पूछेंगे कि ये एक तरफा वोट डालने वाले हैं, इनको राजी करें, इनके कैंडिडेट को आगे बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, एक वजूद पैदा होगा। तो उस तरह का ट्रेनिंग दिया गया। फिर इसमें यह भी है कि आप राजनीतिक रूप से अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो अकेले राजपूत जाति तो नहीं कर सकती। इसलिए बाकी सब लोगों से अच्छा संपर्क करो, व्यवहार अच्छा करो, उनको बराबर साथ रखो। अकेले सब फल खाने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति में सब बराबर बराबर, हम कुछ बनाएं तो दूसरों को भी कुछ बनाएं, इस तरह के भाव से चलो। ऐसा करेंगे तो आपकी पूछ होगी। मैंने सुना भी है ऐसा कि आपने अन्य वर्गों के साथ भी बैठकें की, चाहे वो कायम खानी वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, तो एक समभाव और सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं उसके भी प्रयास किए थे। वो किए, और ये बात करने से जो स्वार्थ बढ़ता है उसके कारण आपकी कीमत बढ़ेगी। वो काम प्रताप फाउंडेशन करता है कि एक तो ये। दूसरा, अगर हर जगह तो आपके कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी आप वोटर हो और वहाँ जो जिनको टिकट मिली हुई है या जो इंडिपेंडेंट है, उनमें जो आज रात दिन आपके साथ उठता बैठता है, सामाजिक रूप से साथ उठता बैठने में कोई ऐतराज़ नहीं करता है, ऐसे आदमी को वोट दो, ताकि जब वो जीत के चला जाए तो उस तक आप अप्रोच भी कर सको। इस तरह से धीरे धीरे ये प्रचार हमने प्रताप। सवर्ण आरक्षण का मुद्दा बरसों से आपने उठाया, मुझे ध्यान है सालों पहले अमरूदों के बाग में विराट रैली भी हुई, और उसके बाद ये लगातार इस मुद्दे को एक गति मिली। EWX आरक्षण के मुद्दे पर
सरकार ने आपकी बात सुनी, राज्य सरकार ने बात सुनी, लेकिन क्या लगता है क्या कमियां खामियां अब रह गई हैं और क्या आशाएं राज्य सरकार से और कितनी उम्मीद केंद्र की सरकार से? EWS का आरक्षण हमको मिला है, लेकिन उसका इतिहास पीछे देखें तो वसुंधरा जी के समय हमने राजस्थान में एक आयोग बनवाया था और उस आयोग की रिपोर्ट आई, उसके पहले ही सरकार बदल गई। उसके बाद में हमने वाजपेयी जी के यहाँ से भी केंद्र में भी एक आयोग बनवाया, उसकी भी रिपोर्ट आने से पहले सरकार बदल गई। फिर मनमोहन सिंह जी के सरकार में भी आयोग का गठन हुआ, लेकिन वो लागू नहीं हुआ, उनकी सिफारिशें वगैरह कहीं लागू नहीं हुई। अभी जब मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद फिर अप्रोच किया इनको कि भाई आप ये देखिए, इनमें भी तो लोग हैं जिनको आरक्षण चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसे साधन नहीं है जिससे वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें, इनके पास ऐसा ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके पीछे वो अपना पेट भर सकें, इसलिए इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने बड़ी मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको मानकर उन्होंने हमको आरक्षण दिया EWS का, उसके लिए उनको धन्यवाद। उसमें कुछ कमियां थी, वो विसंगतियां जो हैं उनको दूर नहीं करें तो जो आम आदमी है उसको थोड़ा सही बात है, मिलता नहीं है, लाभ कैसे नहीं उसको लाभ मिलेगा। इसलिए उन विसंगतियों के बारे में हमने राज्य सरकार से निवेदन किया, तो राज्य सरकार ने हमारी बात मानी और उसको दूर किया। वही विसंगतियां केंद्र से भी दूर होनी चाहिए ताकि केंद्रीय सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें जाने वालों के लिए भी वो लागू हो जाए। उसके लिए हमने ये आपके सतीश पूनिया जब अध्यक्ष थे उनको ज्ञापन दिया, जितने भी ब्लॉक लेवल से लेके बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हमने ज्ञापन दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाइए कि वहाँ भी इन विसंगतियों को दूर किया जाए। कई मतलब रिटर्न ज्ञापन के अलावा हमने लोगों से मिल के भी बात की, सांसदों तक भी बात की, लेकिन किसी ने हमको कोई नहीं। मुझे ध्यान है कि गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री खुद क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय पर भी आपने उनसे कहा, तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि इतने प्रभावी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली इन लोगों ने वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं जी। केंद्र सरकार पर अगर पार्टी राजस्थान भाजपा पार्टी प्रेशर डालती तो जल्दी होती, लेकिन उनमें से सिर्फ एक गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमको वापस जवाब दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है। उनका कहना यह है कि ये ऐसा इशू है जिसमें हर प्रदेश की स्थिति अलग अलग है, इसलिए इस पर विचार करके और करेंगे। तो अभी वो हुआ कुछ नहीं है और हमने उनको जो ज्ञापन दिया उसमें ये भी बता दिया ये ऐसा इशू है जिसमें आपके आने वाले चुनावों में भी फ़र्क पड़ सकता है। क्या चुनाव में मुद्दा रहेगा ये तो डिपेंड करता है अब लोगों पर, लेकिन समाज की जो नाराज़गी हो, जो सवर्ण लोग जो मन में आशा लिए बैठे हैं कि भाई केंद्र की नौकरियों के लिए हमको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, उनके निश्चित रूप से मन में तो नाराज़गी रहेगी। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक भी वही है ज़्यादातर, इसलिए उनमें नाराज़गी है तो उसका असर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत। चाहे जनसंघ हो, फिर बीजेपी हो, उससे पहले चाहे स्वतंत्र पार्टी रही हो, राम राज्य परिषद रही हो, भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी, तो राजपूत समाज बीजेपी के साथ पूरी तरह इस तरह से जुड़ा और जड़े ज़माने में बीजेपी को मदद की। एक दौर था बड़ी संख्या में राजपूत वर्ग के लोगों को, नेताओं को टिकट मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या घटती जा रही है। देखिए कि राजपूत वैसे कहा जाए तो कम समझदार कहो या कहो भोली कौम है। कांग्रेस ने हमारे राज्य छीन लिए, कांग्रेस ने हमारी जागीरदारियाँ छीन ली, इसलिए कांग्रेस हमारा दुश्मन हो गया। कभी विचार नहीं किया कांग्रेस क्या कर रहा है, उसके साथ बैठे उठे करें, इसलिए जो भी अपोजिशन की पार्टी थी हम उसके साथ रहे। जनसंघ से लेकर और बीच में क्योंकि स्वतंत्र पार्टी वगैरह थी तो जनसंघ की बजाय पहले उधर झुकाव था। जब ये सब खत्म होकर एक पार्टी बनी उस समय हम इनके साथ लगे, भाजपा के साथ। और आप देखिए ज़रा थोड़ा इतिहास उठा के देखें तो इवन आरएसएस को भी जड़ों तक पहुंचाने वाला राजपूत ही रहा है राजस्थान में, और उन लोगों के सब के बलिदान को भूलकर आज आरएसएस भी चाहता यह है कि दूसरे लोगों को ज़्यादा मिले, इनको कम मिले टिकट। आप देखिए कि जब वसुंधरा जी आई थी उन दिनों 2003 में हमको 31 टिकट मिली थी, 5 साल बाद वो 31 की बजाय 28 रह गई, उसके 5 साल बाद वो 27 रह गई और अभी पिछले चुनाव में 26 रह गई। तो ये घटती जा रही है, जबकि 160 सीट थी 52 में
जिसमें से राजपूत 57 जीत के आए थे। तो कहीं उनका ग्राउंड तो था, पहला चुनाव था, पहले चुनाव में ग्राउंड था कहीं, लेकिन उस ग्राउंड को भूलकर, वो ध्यान है तन सिंह जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हाँ, तो ये जो परिस्थितियां बनी है और इससे जो घटती जा रही है, इससे निश्चित रूप से नाराज़गी तो होती है समाज में। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने बीते चुनाव में 15 टिकट राजपूत वर्ग को दिए, तकरीबन 50% राजपूत नेता जीते, और अभी मंत्रिमंडल में भी देखें तो एक बड़े महकमे उन नेताओं को प्राप्त हैं। लेकिन कांग्रेस 15-16 ही देती है टिकट, और कांग्रेस अपना परंपरागत वोट भी नहीं मानती। तो ये वैचारिक तौर पर आपकी तमाम कांग्रेस के नेताओं से भी बात होती, बीजेपी के नेताओं से बात होती, सामाजिक रूप से राजपूत समाज क्या सोचता है? ऐसा है कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए न बीजेपी मेरी है न कांग्रेस मेरी है, और समाज के हित में जो काम करे वो हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो कभी अगर बीजेपी करती है तो उसके लिए भी तैयार हैं, कांग्रेस करती है तो उसके लिए भी तैयार है। कांग्रेस से हमारी कोई दूरियां नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने भी ये मान रखा है कि ये तो बीजेपी के वोटर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बीजेपी के वोटर हैं तो आप जितनी टिकट देते हो उसमें आपके जैसे रिजल्ट आते हैं, उसी तरह के राजपूतों के रिजल्ट क्यों नहीं आते? आते हैं, बराबर आते हैं। तो ऐसा नहीं है। और बीजेपी जिसको राजपूत ये मान के बैठा हमारी पार्टी है, वो भी मानते हैं ये तो हमारे हैं, तो कोई बंधुआ मजदूर थोड़े ही हैं तो इनका कुछ ख्याल करोगे तो तुम्हारे रहेंगे, वरना क्यों रहेंगे। पुरानी पीढ़ी जो है वो तो ठीक है भाई, अब अपन ने एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, कोई चिंता नहीं। लेकिन नई पीढ़ी तो ये चिंतन करती है कि हम क्यों पड़े रहे एक ही जगह। निश्चित रूप से वो सोचेंगे कि अगर वहाँ कांग्रेस में भी हमको लिफ्ट मिलती है तो वहाँ भी जाएं। ये पिछला चुनाव था, उसके रिजल्ट से एक अपने आप में बताते हैं कि सामाजिक तौर पर राजपूत समाज का साथ बीजेपी को नहीं मिला, वसुंधरा राजे की सरकार चली गई क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ की नाराज़गी थी। क्षत्रिय युवक संघ की तो नाराज़गी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रहती नहीं है, लेकिन समाज की नाराज़गी थी। आपको कारण बताऊं, देखो भीलवाड़ा, झुंझुनू, अलवर, करौली, धौलपुर, जो राजपूत आबादी वहाँ है, एक भी टिकट नहीं मिली पूरे जिलों में। सीकर, जालोर, पाली, चित्तौड़गढ़ आदि ऐसी करीब 7-8 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सिर्फ जिले हैं जिसमें सिर्फ एक टिकट मिली। हाँ, तो नाराज़गी तो ये थी कि ये हमारी मतलब जो हम इनके साथ बैठे हैं कि भाई तुम्हें छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं, और आप हो जो हमारी परवाही नहीं करते हो। नाराज़गी ये थी। क्षत्रिय संघ की नाराज़गी तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमारे लिए तो ये मान के चलते हैं कि दोनों से अच्छे संपर्क रहें तो समाज के काम में कोई अड़चन नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है, एक धारणा सी बन गई है कि पिछली सरकार के जाने के पीछे एक बड़ा कारण रहा कि राजपूत समाज ने उतना साथ नहीं दिया जितना हर चुनाव में मिलता रहा है। ये तो सत्य है, ये सत्य है, लेकिन उसके कारण ये थे। कारण ये थे कि भाई हमारी पूछ ही नहीं हो रही है। इन कारणों से नाराज़ था समाज कि अगर यही हालत रही तो हम यहाँ क्यों बैठे रहे, इनको भी आ रहा हूँ। आप देखिए उन्हीं दिनों की मैं ये घटना सुनाता हूँ आपको। मैं गया, मेरे परिवार में कोई डेथ हो गई थी। कई ऐसे सीटें हैं जो मैं जिक्र करना चाहूँगा। शेरगढ़ बीजेपी वहाँ हार गई, बीजेपी का राजपूत कैंडिडेट हार गया, कांग्रेस का राजपूत कैंडिडेट जीत गया। कोलायत कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। तो इस तरह की ये एक मैसेज देने की बात होती है। हाँ बिल्कुल, ये मैसेज गया, इन्हीं कारणों से गया मैसेज। और इसलिए मतलब, और मैं तो कह रहा हूँ कि जोटवाड़ा में भी ऐसा कहा जाता है कि उतनी सक्रियता नहीं रही। जोटवाड़ा में सक्रियता थी लोगों की, बट गए कई लोग, इसलिए बट गए। आप देखिए मतलब उस समय भी बीजेपी से नाराज़गी नहीं थी, लेकिन आम आदमी तो ये सोचता है ये चीफ मिनिस्टर हमको टिकट नहीं दे रही है। मैं मेरे गांव गया कोई एक दाह संस्कार में, तो वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे कि अब के इसको देख लेंगे, वो देख लेंगे। वो किसको देख लोगे कि पार्टी को, इसको, वो क्यों? अरे अपने गांव का आदमी चुनाव लड़ रहा है और तुम उसको हराओगे? हमारे गांव का वो शेड्यूल कास्ट है, वो चुनाव लड़ रहा है, उसको हराओगे तो तुम्हारे क्या काम आएगा? कहने नहीं, इसको तो हराएंगे, मोदी को नहीं हराएंगे। तो मतलब पार्टी से नाराज़गी नहीं है, यहाँ राजस्थान लोग। महावीर सिंह सरवड़ी जी से बातचीत का क्रम लगातार जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खास बातचीत में फिर से आपका स्वागत है। सरवड़ी जी हमारे साथ हैं, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। ये कहा जा सकता है कि जैसा आपने कहा कि एक विरोध, एक प्रतीकात्मक रूप से विरोध रहा और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा पिछले चुनाव में। गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, चाहे राजेंद्र राठौड़ हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत क्षत्रिय युवक संघ के प्रोडक्ट भी कहे जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ भी आपके हर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहती है। तो क्या लगता है, बीजेपी की एक टॉप लीडरशिप हमेशा आपसे जुड़ी रही, तो बात ऊपर तक पहुंचाने में, या समाज के प्रतिनिधि के नाते वो आपसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि एक अधिकृत पार्टी हमसे बात क्यों नहीं कर रही, कई साल हो गए। राजेंद्र राठौड़ हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, वो हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं। वो आते रहते हैं, किसी पॉलिटिकल कारण से नहीं, ऐसे भी आते रहते हैं, और नेचुरली उनके सामने हम हमारी ये बातें भी रखते हैं, और वो भी शायद पार्टी में जाके रखते होंगे। लेकिन पार्टी की तरफ से अधिकृत हमारे पास कोई नहीं आता है कि आपके समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए। अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, अब तो टिकटें डिसाइड होने वाली हैं। अभी तक न कांग्रेस से न बीजेपी से कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो पार्टी से अधिकृत होकर हमसे बात करने आया हो। तो ऐसा जब होता है तब मन में एक उठती है कि जिनको रात दिन सपोर्ट करते हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, और जिनके प्रति हम सद्भाव रखते हैं उनमें इतनी सी भी कम से सद्भावना नहीं है। कम से कम जाके पूछें तो सही क्या बात है। नहीं, लेकिन ये कब से हो रहा है? ये पिछले 2-3 चुनाव से हो रहा है या उससे पहले से हो रहा है? नहीं, ये तो लगभग यूँ देखो आप, कुछ अंशों में तो शुरू से हो ही रहा है, पिछले 2-3 चुनाव से ही हो रहा है। और इस बार लगता तो ऐसा था कि ये लोग आएंगे, बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो गई या क्या हो गया ये पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। और वो आए तो हम बताएं, पूरे राजस्थान की स्थिति बताएं उनको। और अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी के जो जीतने वाले हैं उनका हम बताएं, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के जो जीतने वाले हैं उनका हम बताएं। प्रताप फाउंडेशन क्या मानता है, कितनी सीटें होनी चाहिए जो सामाजिक तौर पर राजपूत समाज को मिलनी चाहिए? ऐसा है कि प्रताप फाउंडेशन किसी दूसरे का हक मारना नहीं चाहता। जैसे राजपूत आगे बढ़ना चाहता है, बाकी समाज भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं वो सब मिलके काम करें, लेकिन कम से कम राजपूत को 35 सीट तो कम से कम दी जानी चाहिए, क्योंकि राजपूत जैसे कई जातियों को बहुत ज़्यादा सीटें भी मिलती हैं, पर वो पूरे राजस्थान में फैले हुए नहीं हैं, जबकि राजपूत ऐसी जाति है जो पूरे राजस्थान में फैली हुई है। और जब पूरे राजस्थान में फैली हुई है तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एक यक्ष प्रश्न है तो मेरे दिमाग में आ रहा है कई देर से। आमने सामने जब राजपूत उम्मीदवार होते हैं, कांग्रेस भी लड़ा रही है, बीजेपी भी लड़ा रही है, ऐसे वक्त सामाजिक संगठन के नाते दोनों ही आपके पास आते हैं मदद के लिए, तब क्या दृष्टिकोण रहता है? हम ऐसी जितनी भी सीट्स हैं उस पर हम खुद उन लोगों के जो प्रमुख लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनको ये कहते हैं कि देखो अपन दोनों लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी कहीं जीत नहीं जाए। तो वो कैसे रोक सकते हो आप? इस तरह रोक सकते हो कि मिलके तय कर लो कि इनमें समाज के भाव वाला आदमी कौन है जो रात दिन आपके साथ उठ बैठ सकता है, काम निकाल सकता है, आपके लिए लड़ सकता है। और जो आप सब लोग बैठे हो वो मिलके ये तय करो कि अगर ये आदमी ऐसा है तो हम इसको वोट देंगे, फिर सब एक तरफा जाओ। ताकि हालांकि 100% एक तरफा नहीं हो सकते, लेकिन बहुसंख्यक एक तरफा हो जाए। वो हमें ये मतलब नहीं है कांग्रेस का एक बीजेपी का, हमें मतलब ये हमारे समाज का आदमी जो हमारे लायक हो, काम करने लायक। जातिगत जनगणना का बड़ा मुद्दा चल रहा है। राहुल गांधी बड़ी ज़ोर शोर से बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। प्रताप फाउंडेशन के क्या विचार हैं? देखो, जातिगत जनगणना हो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होनी चाहिए, कि एक सूचना होनी चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ भी करना पड़े, प्लानिंग वगैरह में चेंज करना पड़े, वो हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तक जैसे बिहार में हुई है कोई जातिगत जनगणना नहीं है। बहुत से तो ये इंटरव्यू आ रहे हैं कि हमारे गांव में तो कोई आया ही नहीं, पूछने ही नहीं आया, कहाँ से कर ली, वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे लिख लिया क्या इसको यहाँ इसको यहाँ। तो ये इस तरह से नहीं, तरीके से होनी चाहिए। और तरीके से होकर फिर ये भी असेसमेंट होना चाहिए कि पर्टिकुलर जाति की क्या स्थिति है, क्योंकि योजना बनाने में
देश का ध्यान रख कर बननी चाहिए, न कि इसलिए कि यहाँ मेरे को इनके वोट चाहिए इसलिए इनका नाम दे दें, इनके लिए हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जैसे अभी देखो आप, कितनी रेवड़ियाँ बटी है, ये बोर्ड बना दो, और ये कर दो, और ये बांट दो, और ये कर दो। अरे पास में पैसा तो है ही नहीं, करोगे क्या और कैसे ये काम करेंगे? और केवल नाम से क्या होता है वो बोर्ड। अच्छा, दूसरा, इतने बोर्ड बना दिए तो एक दूसरे से ईर्ष्या होगी, विद्वेष फैलेगा। हमें करना तो ये चाहिए कि हम सबको मिलके काम करना है, इसकी बजाय अलग अलग अपन यूनिट तैयार कर रहे हैं, एक यूनिट ये, फिर ईर्ष्या होगी, उनको तो ये दे दिया, हमको नहीं दिया। तो ये जो इस तरह की बातें आती है तब गड़बड़ होती है। इसलिए जातिगत जनगणना हो, लेकिन उसके कारण से जो हमको हमारे जो काम करने हैं तो उसमें इस तरह की बात आनी चाहिए कि जहाँ जितना योग्य हो वहीं दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को राजी करने के लिए अपन को बहुत पैसा बांट। एक बात महिला आरक्षण बिल को लेकर भी आती है, वहाँ पर भी ये डिमांड उठ रही है कि ओबीसी को कैटेगरी बनाई जाए, SC ST को वरीयता दी जाए। उसको लेकर प्रथा फाउंडेशन क्या सोचती है? तो ये इस तरह की कैटेगरी बनते ही फिर वही हो जाएगा जो आरक्षण में आज तक झगड़ा चला आ रहा है, वही झगड़ा चला जाएगा। अब आप देखिए कि संविधान के निर्माता बताते हैं हम उनको, और उन्होंने चला कि ये कहा था कि 10 साल से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। हर बार 10 साल बढ़ा देते हैं, इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं थे क्या? जिनको संविधान निर्माता बताते हैं, हालांकि पूरी कमेटी थी, कोई एक आदमी नहीं था, और उनकी इस बात को फिर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा कि इस तरह से मुफ्त में खाने की जो चीज़ें बनती जाती है उससे देश को नुकसान है, उससे विकास को नुकसान है, और इससे ईर्ष्या फैलती है। तो अगर इस तरह का काम फिर होगा तो वो की वो बात होने वाली है। तन सिंह जी से लेकर भगवान सिंह जी तक एक लंबा सफ़र, और एक लंबा सफ़र आपका भी है क्षत्रिय युवक संघ के अंदर। चाहे आयुवान सिंह उड़ील साहब हो, उनके विचार रहे हो, और भी गणमान्य लोग थे जिन्होंने क्षत्रिय संघ के प्रादुर्भाव में, उसको मजबूती में काम किया। क्या लगता है आज संगठन जिस तरह की एक विराट रूप ले चुका है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा, इतना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था। और काम, संस्कार निर्माण का काम होता ही मुश्किल है। फिसलन की ओर कोई भी चल सकता है, चढ़ाई हो मुश्किल होती है। ये ऊर्ध्वगामी साधना है, और ऊर्ध्वगामी साधना में बहुत मुश्किल होती है। 50 आदमी चलते हैं, और जो थोड़ा बहुत भी कोई गड़बड़ होगी तो अच्छा ठीक है, इसको तो ये कह दिया, काम दे दिया, मेरे को नहीं दिया, तो नाराज़गी हो जाएगी। तो इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से आनी है, वो आती रही। और मैं तो खुद बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने जीवन में लंबी राजनीतिक पत्रकारिता की, लेकिन जो हीरक जयंती का कार्यक्रम था भवानी निकेतन में, ऐसा विलक्षण कार्यक्रम मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा। अनुशासित और बड़े, कहा जा सकता है कि भव्य आयोजन था। वो क्षत्रिय संघ की तपस्या का फल है, और इस तपस्या में ऐसा नहीं है कि आराम से चला है, बहुत मुश्किलें हुई है। आप देखिए, क्षत्रिय संघ जब बना था 1946 दिसंबर में, तब से लेकर इतनी आलोचना हुई है। हमारे समाज का ही करता है आदमी, दूसरा कौन करता है? सबसे अच्छी बात क्या थी, जब आपका कार्यक्रम हुआ तब चुनाव नहीं थे, अब तो सभी कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव के मद्देनजर नहीं था। न चुनाव के मद्देनजर नहीं, दूसरा कोई मांग नहीं जी। हमने केवल हमारी हीरक जयंती मनाई, डायमंड जुबली मनाई, और वो समाज ने समझा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है यहाँ आना, इस तरह से रहना, उस तरह से आया। लेकिन अड़चनें बहुत थी क्षत्रिय संघ की इस स्थिति तक आने में, बहुत मुश्किलें हुई है। और राजनेताओं ने विरोध किया, जागीरदारों ने विरोध किया, राजाओं ने विरोध किया, और सामाजिक नेताओं ने भी विरोध किया कि ये कौन आगे, मैं हूँ नेता। तो ये चलता है, लेकिन हमने किसी विरोध का जवाब नहीं दिया क्षत्रिय संघ की बराबर। और हमने तो तन सिंह जी को इतना विरोध सहन करते हुए देखा कि उनको देख के उस समय तो हमको भी गुस्सा आता था कि बिना ही मतलब हमारा विरोध हो रहा है, लेकिन वो देखा और उनको सहन करते हुए देखा, तो अब हमारा विरोध करते हैं लोग, हमको परवाही नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं। आपका काम विरोध करना है तो आप वो काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं इस सृष्टि में सुख शांति हो। सुख शांति कब होगी? जब आदमी संस्कारवान और सबके लिए समान भाव रखने वाला पैदा होगा। हम वो काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान मदद करता है हमारी, हमको क्या चिंता है। एक आखिरी सवाल है, भैरव सिंह शेखावत के बाद कोई भी राजपूत समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना, और राजपूत समाज, राजपूताना के नाम से इस धरती को जाना जाता है।
तो एक मन में तो आती होगी ये बात। बिल्कुल आती है, और इसलिए सबकी इच्छा भी रहती है कि बनना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ही बनना चाहिए, लेकिन राजपूत समाज का जो इतिहास है और उस इतिहास में जो उत्कृष्ट नमूने हैं इतिहास के, उनको ध्यान में रखते हुए जब अच्छा दूसरा बेसिकली संस्कार हमारे अंदर है, बचपन में हर एक के संस्कार होते हैं। अब किस प्रकार के संस्कार को आपने बढ़ावा दिया हो उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छे अच्छे संस्कार को बढ़ावा देकर अगर कोई आगे आता है तो उसको मौका मिलना ही चाहिए, और इसलिए इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि राजपूत चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सिंह जी आपका। और जिस तरह बातचीत हुई आपसे, एक एक बिंदु को बहुत ही सदैव जवाबों के साथ आपने रखा। खास बातचीत में यूं ही हम फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।